हेलो ऑल माय डियर इंजीनियर्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आरंभ बैच का। आज भी आरंभ बैच पे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही भले ही छोटा सा एक सब्जेक्ट है, मार्क्स वेटेज भले कम है, बट जितने भी मार्क्स हैं इंपॉर्टेंट है, काम के हैं। एग्जामिनेशन में एक एक मार्क्स पे फाइट होने वाली है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब्जेक्ट को भी मस्त तरीके से पढ़ाई करें। एंड आई होप आज बढ़िया संडे का दिन है, आप लोग अच्छे तरीके से मस्त रिवीजन कर रहे होंगे। पूरे हफ्ते में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आने वाले ड्यूरेशन पे आपके लिए ये सारे सेशंस जो हैं वो अब लाइव क्लासेस में आने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। ये सारे कंसेप्ट्स आप अच्छे से ब्रश अप करके रखिए। लाइव सेशन में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो मज़ा आएगा, फटाफट से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी हाई स्पिरिट पे, इसी मस्त एनर्जी लेवल पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन सेशन। और इसमें आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन पे अभी चल रहे हैं, और हम लोगों ने अपना जो टारगेट डेट जो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो किसी और सब्जेक्ट का होना शुरू हो जाएगा शायद, या हो सकता है एक सेशन और हो जाए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं आपको अपडेट करूंगा इसके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गए। आज 21 जनवरी का दिन आप ये सेशन देख रहे हैं। डे 21 पे हम पहुंच गए। ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन आज के सेशन का जो है वो ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज या आर नॉट यूज टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी। इसमें से कौन सा मेथड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इस गिवन ऑप्शन में से कौन सा मेथड इसके लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है मोटर जनरेटर सेट, फर्स्ट ऑप्शन से एमजी सेट। दूसरा ऑप्शन बोलता है रोटरी कन्वर्टर। तीसरा ऑप्शन है मर्करी आर्क रेक्टिफायर। देखिए एसी टू डीसी कन्वर्जन की अगर बात हो रही है ना, तो कौन कौन सा मेथड पहले वैलिड है, पहले तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। ये गिवन में से कौन कौन से मेथड्स वैलिड हैं। जब जब आप बोलेंगे एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, तो ये कौन सा एक्शन हो रहा है? दिस इज रेक्टिफायर एक्शन, दिस इज रेक्टिफायर एक्शन। आपको क्या बोला? नॉट यूज्ड बोला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा मेथड यूज नहीं होता है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो आपको देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में रेक्टिफायर दे दिया, फोर्थ ऑप्शन में रेक्टिफायर दे दिया, तो ये तो यूज होता ही है ना। तो इस थर्ड और फोर्थ को तो पहले ही हटा दो। अब बच गया बाकी के दो जिसको चेक करना है। देखिए एमजी सेट के बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो वो भी बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। मोटर जनरेटर सेट में भी हम लोग क्या करते हैं, मोटर को पहले इनपुट प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो हो सकता है कि हम मोटर एसी मोटर लगा रहे हैं वहां पे, तो एसी इनपुट प्रोवाइड कर दिए। उसके साथ कपल्ड फॉर्म में जिस जनरेटर को हम लोगों ने रखा हुआ है, दैट जनरेटर मस्ट हैव बीन अ डीसी जनरेटर, पॉसिबल है। अगर वो जनरेटर डीसी है तो एसी इनपुट आपने दिया मोटर को, उससे मैकेनिकल आउटपुट मिला, जो कि जो हमारा जनरेटर है डीसी जनरेटर, उसके लिए इनपुट का काम किया, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, और उससे जो आउटपुट निकल गया वो डीसी। तो हो गया कन्वर्जन एसी टू डीसी का। तो मतलब ये भी यूज हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। और तीसरा हो गया हमारा रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर जो है इसका तो काम ही है, ये भी रोटेशन के फॉर्म में, ये भी बेसिकली डीसी जनरेटर ही होता है। इसको भी आगे चल के इसका शायद क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो रोटरी कन्वर्टर जो है वो भी इस तरीके से नहीं काम कर सकता, मतलब वो भी एसी टू डीसी कन्वर्जन करता ही है। ये सब एसी टू डीसी कन्वर्जन प्रोवाइड करते हैं जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। किस एक को? चॉपर को छोड़ के। चॉपर क्या करता है? चॉपर जो है वो डीसी टू डीसी कन्वर्जन प्रोवाइड करता है आपको। चॉपर जो है डीसी डीसी कन्वर्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चॉपर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको? डीसी टू डीसी कन्वर्जन प्रोवाइड करता है आपको, कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू जो आप इनपुट डीसी दे रहे हैं। तो इसका आंसर एक ही हो सकता है, फिफ्थ वाला। और ऐसा कहां पे दिया हुआ है? इस सभी ऑप्शंस के अंदर ओनली 5 जहां पे लिखा है, दैट इज डी ऑप्शन, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला सवाल आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन में भी कुछ ना कुछ असाइनमेंट रखूंगा आपके लिए, तो मस्त से आप सॉल्व करके बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते जाते हैं जल्दी जल्दी से, और देखें अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर यहाँ पे दिया हुआ है, लिखता है कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इज फेड टू अ डीसी मोटर, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटर इज जीरो व्हेन द फायरिंग एंगल इज। ये फायरिंग एंगल वाले क्वेश्चन ना बड़े पॉपुलर से हैं, कॉमन से, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आएगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको। बोलता है सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जो है इसको हम लोगों ने एक डीसी मोटर को फेड किया, तो एवरेज स्पीड ऑफ द मोटर जो है अगर जीरो है, एवरेज स्पीड मतलब किसकी बात कर रहा है? ये एन की बात कर रहा है। बोलता है एन की वैल्यू जो है वो जीरो पर है। कब? जब फायरिंग एंगल कितना हो जाएगा? देखिए इसके हिसाब से अगर आप देखें
इसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बताते हैं, देखिए फायरिंग एंगल का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा के फॉर्म में, ठीक। और इसका सिंगल फेस फुल कन्वर्टर है, तो इसका आउटपुट जो है उसको कैसे लिखोगे आप, उसका वी आउट जो आप बताओगे कैसे बताओगे, इसका आउटपुट आप लिखते हैं ना 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा। इस हिसाब से हम लोग वी आउट की वैल्यू बताएंगे, आउटपुट वोल्टेज जो है उसको इसी हिसाब से आप बताओगे ना। फायरिंग एंगल की अगर डिपेंडेंसी आपको बतानी है तो एवरेज के फॉर्म में ही आप एक्सप्रेशन बनाओगे, ये एवरेज के फॉर्म में एक्सप्रेशन है पूरा, ठीक। तो अगर मेरा एक्सप्रेशन 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा के फॉर्म में है, वी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू, और मुझे ये पता है कि यही आउटपुट हम लोग किस में फीड करेंगे, यही आउटपुट हम लोग अपने मोटर को फीड करेंगे, इसी का आउटपुट जो है हम लोग मोटर को प्रोवाइड करने वाले हैं ना, ठीक है। तो अगर हम ये आउटपुट जो है रेक्टिफायर का ये मोटर को प्रोवाइड करेंगे तो मोटर कितनी स्पीड से घूमेगा ये कौन बताएगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, यही वोल्टेज कंट्रोल करेगा। तो मतलब मोटर की स्पीड एन जो है वो किसके कंट्रोल में है, वो इसके हिसाब से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एन जो है दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा। इसके साथ में रिलेशन इसका स्टैब्लिश कर लिया कि n जो है, अब ये अगर इस पूरे को मैं कांस्टेंट के फॉर्म में रख लूं क्योंकि Vm के रेस्पेक्ट में बताया गया ना, तो इसको पूरे को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो कॉस अल्फा से ही मेरा n कंट्रोल हो रहा है। तो बताइए कि अब आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मोटर की स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। बोलिएगा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका आंसर तो सोल्यूशन समझ में आएगा प्रॉपर, तो बताइएगा। ठीक है, मोटर की स्पीड आपको कितना बोल दिया, 0 बोल दिया। आपके पास पता है ये पूरा डेटा कांस्टेंट है, वेरी कौन सा हो रहा है, फायरिंग एंगल वेरी हो सकता है, तो ये किस फायरिंग एंगल पे होगा, तो भाई आप सबको पता है कि कॉस अल्फा अगर है तो 90 डिग्री पर आपको 0 वैल्यू मिलती है। तो मतलब इस पूरे को छोड़ दो, आप सीधे सीधे ये बोल दो कि ये कॉस 90 डिग्री पे होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए फिर अल्फा कितना है, तो 90 डिग्री शुड बी द राइट आंसर। आ तो गया सीधे सीधे आंसर। आपको बस इतना करना था कि इस सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के आउटपुट को रिलेट करना था किससे, स्पीड ऑफ द मोटर से। तो इसी आउटपुट को हम लोग फीड करेंगे मोटर को, उसी हिसाब से मोटर की स्पीड मिलेगी आपको। तो इससे आप रिलेट कर लीजिए सीधे, कांस्टेंट हटा दीजिए आप सीधे, कॉस अल्फा की वैल्यू से अल्फा आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो फायरिंग एंगल 90 डिग्री पर क्या होगा, आपका सिस्टम जो है, मशीन जो है, उसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी एज पर द क्वेश्चन। चलिए ठीक, डन। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आ गया हम सभी का। क्लियर है, ऐसे ऐसे सब क्वेश्चंस को मस्त तरीके से समझ समझ के आप बनाएंगे ना, आपसे एग्जामिनेशन में ना रटना नहीं पड़ेगा आपको इन चीज़ों को। बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट निकल के आते हैं इन सब टॉपिक से, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, अच्छे से इसको पढ़िएगा। इसको पैनिक मोड में नहीं पढ़ना कभी भी, एक बार एटलीस्ट जब आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि उसके बाद जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे बहुत आसानी से मस्त से आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक, चलिए लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसके साथ अब पहुंच गए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखता है द वोल्टेज ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वोल्ट्स, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 v साइन 100 पाई t इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। कौन सा सर्किट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात कर रहा है। और पूछा क्या आपसे, PIV की वैल्यू पूछा है। ठीक है, PIV की वैल्यू पूछा है अक्रॉस द डायोड। PIV का कंडीशन क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग किसको बोलते हैं, तो डायोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज जब आप उसको रिवर्स बायस पे रखते हो तो। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन पे डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग द रिवर्स बायस कंडीशन इज नोन एज PIV। चलिए ठीक है, तो हमको ना PIV का एक्सप्रेशन सही से पता रहना चाहिए। PIV जो है, जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर या ब्रिज, हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर की अगर आप बात कर रहे हो, हाफ वेव ब्रिज की, दोनों के कंडीशन में PIV की, देखिए PIV क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज के फॉर्म में आप बता सकते हो ना। पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो V मैक्स के फॉर्म में रहता है, और इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है ये गिवन है। ठीक, अच्छा अब यही चीज आपके हाफ वेव रेक्टिफायर पे भी लागू होता है, और जो ब्रिज वाला केस है, ब्रिज का जो हाफ वेव का जो सेक्शन है उस पे भी लागू होता है। ठीक है, किस पे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर, इन दोनों के केस में PIV की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होती है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि सेंटर टैप्ड आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि मिड पॉइंट वाला फुल वेव रेक्टिफायर है, मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है, इट बिकम्स
2 टाइम्स ऑफ वी एम। क्या चीज़? पी आई वी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो पी आई वी का ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रहेगा। अगर हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया फिर तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में बोला है दिस इज योर वी एम, ये इतना आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। तो यू कैन से कि आवर वी एम दैट इज अंडर रूट 2v इज द आंसर फॉर पी आई वी ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अंडर रूट टू वी यानी कि ऑप्शन डी जो है दिस शुड बी द आंसर। मैं सामने से हट जाता हूँ, एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? ये वाला आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। फिक्स डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम क्लियर। पीआईवी के ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा बना लेंगे, डेटा कुछ भी दिया रहेगा आप इसमें मस्त से बता सकते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अब यहाँ से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि द रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू अ डीसी सप्लाई एंड द सेकंड ऑप्शन सेज कि इन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई से। ठीक, घरों में क्या यूज करते हैं हम लोग? घर में जब लाइट चली जाती है, सप्लाई चली जाती है, क्या यूज करते हैं आप? इन्वर्टर यूज करते हैं ना। इन्वर्टर क्या कर रहा होगा? मतलब इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी लगी होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक या एक से ज्यादा बैटरीज यूज करते हैं। बैटरी यानी कि डीसी आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मतलब इन्वर्टर जो है वो डीसी आउटपुट नहीं, सॉरी डीसी इनपुट ले रहा होगा, एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टर जो है आपको क्या इनपुट ले रहा है? खुद इसका इनपुट जो है वो डीसी है बैटरी से, लेकिन आपको आउटपुट क्या दे रहा है भाई? आपके घर की लाइट फैन अगर चला ले रहा है मतलब एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा? एसी होगा। ठीक, रेक्टिफायर के बारे में हम सब जानते हैं कि भाई रेक्टिफायर के अंदर हम डायोड यूज करते हैं। डायोड जो है वो एक ही डायरेक्शन पे बायस कर सकता, मतलब वर्क कर सकता है। फॉरवर्ड बायस रीजन पर ही वो वर्क करेगा, रिवर्स बायस में तो कट ऑफ के तरीके से यूज होगा वो, है ना। तो उस कंडीशन में जो आपका रेक्टिफायर है, जब आप उसको एसी इनपुट देते हो, इसके केस में इनपुट एसी हो जाएगा, लेकिन ये बाहर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन की अब उसकी कितनी पल्स की कन्वर्जन हो रही है वो देखने वाली बात होगी कि कौन सा रेक्टिफायर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का पर्पस क्लियर है। क्वेश्चन में भी जो दिया ये भी ठीक ही है। एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर, ठीक है, और डीसी को एसी में चेंज करता है इन्वर्टर। सो बोथ द ऑप्शंस आर राइट। देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी करेक्ट, तो बी ऑप्शन सही हो गया। स्टेटमेंट ए करेक्ट, बी रॉन्ग, बी करेक्ट, ए रॉन्ग। अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलिए बढ़िया, अगला सवाल जो है इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला सवाल है, मजा आएगा बनाने में। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इफ द इनपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज वी आई इज इक्वल टू 314 साइन 50 पाई टी, देन द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसीज आर। क्या पूछा, क्या दिया? चलिए देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज दे दिया है। इनपुट वोल्टेज अपने को दिया 314 साइन 50 पाई टी। इसमें से क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या क्या पता लग गया? देखिए इस पूरे डेटा के अंदर से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई। क्या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यहाँ से? ओमेगा की वैल्यू है 50 पाई, है ना। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू जो है दैट इज 50 पाई। तो ओमेगा से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो ये हो जाएगा 25 हर्ट्ज। ठीक है, 25 हर्ट्ज। वैसे मैं अगर देखूं तो मेरा आंसर तो वैसे ही आ गया है। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चेक करूं ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो मुझे सीधा ही मिल गया। खाली फ्रीक्वेंसी निकाल करके ही आंसर मिल गया और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए 25 हर्ट्ज जो है वो एक ही जगह पे दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर इन केस कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये जो डेटा है 25 हर्ट्ज कहीं और भी दे दिया दूसरी जगह पे, तब तो आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो चलो वोल्टेज भी निकाल लेते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज बोल रहा है आपको? एवरेज आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज मतलब आपको बेसिकली डीसी वोल्टेज के फॉर्म में अगर पूछ रहा है तो आप इसको 314 डिवाइडेड बाई पाई कर सकते हैं। 314 डिवाइडेड बाई पाई अगर हम लोग कर लेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 99 पॉइंट कुछ के आसपास का डेटा देगा, है ना। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको 100 तो मान ही सकते हैं हम लोग, 100 वोल्ट्स। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहीं पे आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन जनरेट होता है इसी पॉइंट पे। ये जो मैंने VDC का कैलकुलेशन किया, इसकी जगह पे मैंने RMS क्यों नहीं कैलकुलेट किया? VRMS इज इक्वल टू VM बाई √2 करना था ना मुझे। मैंने 314 बाई पाई क्यों कर दिया यहाँ पे? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपका आंसर तो आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर आ गया हमारे पास 100 वोल्ट, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर एज वेल।
आप Vm/√2 करेंगे, इसमें से कोई भी आंसर से मैच नहीं होगा, ठीक है। और बात मैच करने की भी नहीं है, बात ये है कि सही तरीका भी ये है, बट क्यों VDC में हम लोग इसी फॉर्म में क्यों लिखे इसको, 314/पाई क्यों लिखे? और अगर 314/पाई लिखना था, या मान लो चलो एवरेज निकालना था, तो हमको 2Vm/पाई करना था, वो भी मैंने नहीं किया, मैंने सीधे 314/पाई किया। क्यों? इसका कारण अगर हो सके तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन था, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम लोग, अगला सवाल जो है उसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अगला सवाल। आंसर आप लोग मेरे से पहले कर लीजिएगा क्वेश्चन को देख के, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन जो है बाद में देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर करते जाएगा। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 415 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। रिपल फ्रीक्वेंसी जो है एक 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर की क्या होगी? रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल्स जो होंगे उसके अंदर जो क्रिएट होके आ रहे होंगे बाहर में आउटपुट के साइड पे, वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपका कितना पल्स का कन्वर्टर है उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक ही पल्स का कन्वर्टर है, सिंगल पल्स कन्वर्टर, जैसे जैसे कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो कितना पल्स कन्वर्जन कर रहा है? ये 1 पल्स का कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज n? n क्या होता है सर यहाँ पे? n जो होता है दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स कन्वर्टेड, नंबर ऑफ पल्स कन्वर्टेड, या कितने पल्स का कन्वर्टर है, कितना पल्स ये कन्वर्ट कर पाएगा, वो नंबर होता है n। तो जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करोगे, एकदम आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा मस्त तरीके से। आप आराम से बस सुनते जाइए, पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से देखते जाइए, टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे ना, तो बेसिकली 1 पल्स का कन्वर्जन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी की जगह पे जब हम लोग सपोज कर लीजिए कि एक FWR की बात करेंगे, तो हमको कितना कन्वर्जन दिखेगा? हमको यहाँ पे 2 पल्स का कन्वर्जन दिखेगा, इन दोनों का, ये और ये दूसरा पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, तो कितने पल्सेस का कन्वर्जन करेगा ये? 2 पल्स। तो बताइए आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितना दिया है? 50 हर्ट्ज है। अभी बोलिए इससे आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मान लीजिए आपको FWR का केस दे दिया, HWR का केस दे दिया, तो आउटपुट निकाल लेंगे ना आप n टाइम्स ऑफ। आपको बस इतना देखना है कि कन्वर्टर कौन सा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वर्टर जो है वो उस हिसाब से समझना है कि कितने पल्स का कन्वर्टर है, ठीक है। ये बना लेंगे। तो जब आपको यहाँ पे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर बोला, कौन सा रेक्टिफायर है? 3 फेज फुल वेव। 3 फेज फुल वेव मतलब एक तो फुल वेव है, तो हर एक फेज में 2-2 पल्सेस का कन्वर्जन कर रहा है ये, हर एक फेज में 2 पल्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो पूरे के पूरे 3 फेज में कितने पल्स का कन्वर्जन मिल रहा होगा हमको? 6 पल्स का कन्वर्जन टोटल मिल रहा होगा हमको, है ना। टोटल 6 पल्सेस का कन्वर्जन कर रहा होगा। तो इसको पल्स के फॉर्म में बस ब्रेक कर लीजिएगा, 6 पल्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सीधे पल्स बता देता है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आप। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 3 फेज के फॉर्म में दे दिया है, तो इससे भी कन्वर्ट कर लेंगे। 6 पल्स का कन्वर्जन है, हमको पता है एक पल्स में हमको कितना मिल रहा है? 50 हर्ट्ज मिल रहा है। तो हमको पता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू n का मतलब कितना हो गया? 6 टाइम्स ऑफ 50 विच इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। क्वेश्चन कंप्लीट। 300 हर्ट्ज इस सवाल का राइट आंसर है। अभी इजी है ना, जरूरी नहीं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर FWR पूछ लिया, SWR पूछ लिया, उसका भी बता लेंगे ना। आपके पास सब लॉजिक है ना, कंसेप्ट है अब आपके पास। कंसेप्ट लगा के आप किसी भी नंबर ऑफ पल्सेस का कन्वर्जन हो रहा है, उसके लिए आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो इसके से ब्रांच क्वेश्चन काफी सारे निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपको उनका भी कंसेप्ट लेते हुए चलना है साथ साथ में, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑन स्क्रीन आपके सामने, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो कैसा रहता है? पहला ऑप्शन बोलता है एसी, दूसरा एसी तो हो ही नहीं सकता। रेक्टिफायर के बारे में तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की कि रेक्टिफायर जो है इसका आउटपुट एसी कैसे होगा, उसका तो इनपुट एसी है ना, आउटपुट हैज टू बी डीसी सप्लाई। तो एसी वाले ऑप्शन को तो पहले ही कट कर दो। डीसी हो सकता है, ठीक है। फिल्टर्ड डीसी, फिल्टर्ड डीसी नहीं रहता है, उसमें हम लोग स्मूथिंग कैपेसिटर वगैरह हमको यूज करना पड़ता है,
ताकि जैसे उसकी जो रिपल्स है उसको रिमूव करे, उसके रिपल्स जो है उसको रिमूव करे, और ये इस तरीके का ऐसे आउटपुट जो है वो क्रिएट करना शुरू करे, ठीक है। तब कहीं जाके हमारे काम का होता है। तो रिपल्स हटाने के लिए हमको फिल्टरिंग का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, तो पहले से फिल्टर्ड नहीं रहता है ये। आउटपुट जो होता है वो पल्सेटिंग डीसी के फॉर्म में रहता है। आउटपुट जो रहता है हमारे पास ना, वो ऐसे पल्सेटिंग डीसी, हाफ वेव बोला तो ऐसा आउटपुट फिर दिखेगा, ठीक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी क्यों? क्योंकि एक ही डायोड हम यूज़ कर रहे हैं। अब एक ही डायोड यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि आधे पल्स को तो कन्वर्ट कर लेगा हाफ साइकिल ऑफ एसी में, कि वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही दूसरे हाफ पे आप जाओगे रिवर्स बायस स्टेटस पे काम करेगा। रिवर्स बायस हुआ तो वो पल्स आपको मिलेगी नहीं। तो अब वो डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है कि नेगेटिव, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर के हिसाब से हमको खाली पॉजिटिव हाफ ऑफ द वेव जो है बस उतना ही मिलता है, ठीक है। सो इट्स आउटपुट इज पल्सेटिंग। उसको फिर सही करने के लिए हम लोगों को आगे चल के कैपेसिटर सर्किट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपेसिटर की ज़रूरत खास तौर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता है एन इन्वर्टर सर्किट इज यूज्ड टू कन्वर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब भी बात किए थे इन्वर्टर के बारे में, देखिए तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोलता है डीसी टू एसी, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, एसी टू डीसी या हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी। सीधा सीधा आंसर है यार। इन्वर्टर घरों में यूज करते हैं ना, उसी से रिलेट कर लेंगे हम लोग। डीसी सप्लाई उसके इनपुट में देना पड़ता है आपको, मतलब बैटरी से वो इनपुट लेता है, और बाहर आपको जो आउटपुट देता है वो एसी के फॉर्म में देता है, ठीक। तो डीसी टू एसी हो गया, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ए ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, इन्वर्टर सर्किट के अंदर सीधे सीधे यही है। तो डीसी इनपुट कितने कितने फॉर्म में लेता होगा? 12 वोल्ट के फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हो, 24 वोल्ट के फॉर्म में आप इनपुट दे सकते हो, 48 वोल्ट के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो। ये सब डीसी के अलग अलग वोल्टेज रेंजेस जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स, 48 वोल्ट्स, ये सब रेंज आप डीसी का इनपुट लेते हो इसमें, डीसी इनपुट, ठीक है। और बदले में आपका जो इन्वर्टर रहता है वो बाहर एसी का आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है आपको। 220 230 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इसमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। 3 इडियट्स में जो वायरस इन्वर्टर जो हम लोग देखे थे ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने क्या यूज़ किया था आपको याद होगा, कार की बैटरी से कन्वर्ट कर उसने इन्वर्ट करने का ऑपरेशन बताया था ना। उसने बोला था कि भाई कि हम ये शादी या पार्टियों में आए हुए सभी लोगों की जो कार की बैटरीज है उससे हम लोग बिजली बना के वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम करने का सोच रहे थे। तो वो कार की बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होगी, और 12 वोल्ट की होगी तो आपका इन्वर्टर उसका आउटपुट प्रॉपर इतना एसी में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसफार्मर्स का भी इस्तेमाल करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसका यूज़ करके आपको आउटपुट देगा प्रॉपर, ठीक है। चलिए ये तो बेस्ट है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक का क्वेश्चन मस्त से कंसेप्ट वाइज क्लियर ना? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोटेटिंग रेक्टिफायर के बारे में। रोटेटिंग रेक्टिफायर जो है देखिए इस तरीके का कुछ फोटो जो है वो इसका बनता है, ठीक है। रोटेटिंग रेक्टिफायर जो होते हैं इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि ये किस में यूज होते हैं, इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज मोटर में, डीसी जनरेटर में, या फिर ब्रशलेस ऑल्टरनेटर्स के अंदर, ठीक। रोटेटिंग रेक्टिफायर देखिए है तो रेक्टिफायर, इसका भी काम यही होगा कि एसी इनपुट आप इसके अंदर देंगे, आउटपुट जो है वो डीसी के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके देगा, ठीक। तो ये भी क्या करेगा, इसी फॉर्म में देगा, बट ये जो एक्साइटेशन आर्मेचर को प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। और ये और कुछ नहीं बल्कि ब्रशलेस ऑल्टरनेटर जो है उसमें यूज होगा, उसके फॉर्म में आपको आउटपुट बताएगा, ठीक है। मतलब उसमें रोटेटिंग रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है कि एक्साइटर आर्मेचर जो है उसको हम डीसी वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। एसी से हम एक्साइटेशन लेते हैं, एसी इनपुट लेते हैं, और बाहर आउटपुट आपको इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन जो है ऐसा दिखाई देता है जैसे इस फोटो में दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रशलेस ऑल्टरनेटर में प्रीफर करते हैं, ब्रशलेस ऑल्टरनेटर्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया। बाकी सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मोटर्स में नहीं यूज़ करते हैं, इन सब के लिए एसी इनपुट चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें रेक्टिफायर, ऑल्टरनेटर के सब पार्ट्स है ना, पायलट एक्साइटर वगैरह जो हो गया, ये सब मेन पोर्शंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने सामने लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज द सेम वैल्यू इन द हाफ वेव रेक्टिफायर एज द ब्रिज रेक्टिफायर। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं क्वेश्चन में डिस्कस करके बताया था इस चीज को। बोलता है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो सेम रहता है एक हाफ वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। कौन सा चीज सेम रहता है? पीआईवी सेम रहती है इसके अंदर, दोनों के अंदर जो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा। कितना रहेगा? वीएम रहेगा दोनों के अंदर, दोनों में वीएम रहेगा, ठीक है। हाफ वेव हो गया चाहे ब्रिज हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज, ठीक है, दोनों के अंदर।
ठीक है, फुल वेव वाला जो है मिड पॉइंट वाले फॉर्म में, उसमें 2 टाइम्स ऑफ होगा, बाकी सब में सेम ही रहेगा। प्री पीक इनवर्स वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। यही होता है कि आप एक क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट अच्छे से अगर बना लिए ना, तो उससे जुड़े हुए 4-5 क्वेश्चन आपसे वैसे ही बन जाएंगे, वो वैसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है और बना लेते हैं हम लोग आज के सेशन के लिए। लिखता है द फंक्शन ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर इन अ रेक्टिफायर सर्किट इज टू रिड्यूस। नाम ही है फिल्टर कैपेसिटर, नाम ही है इसका फिल्टर कैपेसिटर। हमको क्या करना होगा इसके यूज से? पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में। क्यों? क्योंकि हमको जो रिपल्स वहां पे क्रिएट होके आ रहे हैं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, देखिए उसी कंसेप्ट को किसी और तरीके से पूछा आपको। तो फिल्टर कैपेसिटर जो है उसका फंक्शन क्या होता है किसी रेक्टिफायर सर्किट के भीतर? तो फिल्टर कैपेसिटर जो होता है, आउटपुट में हम लोग ऐसे पैरेलल के फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से डीसी इनपुट जो है वो हम लोग इस पे प्रोवाइड करते हैं, बट ये इनपुट जो होता है इसमें रिपल्स रहते हैं, फ्लक्चुएशंस रहते हैं, रिपल्स रहते हैं। इसको बाहर ये स्मूथिंग करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्मूथ एंड आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मेजरली हमको रिपल्स पे वर्क, हार्मोनिक का तो सीन ही नहीं है, हमको तो डीसी पे काम करना है, तो हार्मोनिक का तो कहाँ से इस पे सीन होगा। ठीक है, बात एम्पलीट्यूड की भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस का कोई सीन है नहीं, डायरेक्ट वर्किंग। तो हमको डीसी इनपुट जो है जिसके अंदर रिपल्स रहते हैं, उसको स्मूथ एंड डीसी आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये फिल्टर कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मस्त तरीके से आपको क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और जितने भी आपके लिए सेशन आ रहे हैं, सब में मस्त तरीके से अभी हम लोग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस पूरे देखेंगे। जब कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, जब अपना कंसेप्ट एकदम सॉलिड मस्त से स्ट्रांग हो जाएगा तो मजा आएगा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने में। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लीव करके रखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मस्त से पढ़ाई करते रहिए। देखिए अभी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो रही है, जितनी भी वैकेंसी आ रही है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है कि कम है, बहुत कम है, इनफैक्ट हो सकता है नहीं, लिटरली कम है, लेकिन ऑप्शंस तो अभी यही है हमारे सामने, और जो भी ऑप्शंस है उसको छोड़ना नहीं है हमको। ठीक है, फॉर्म फिलअप करिए, चाहे एएलपी का हो, जिस में भी हम एलिजिबल हो, जो भी अभी टारगेट सामने आपके आते जा रहे हैं, फिलअप करिए, तैयारी करिए मस्त तरीके से, एंड गेट सेलेक्टेड इन अ जॉब। ठीक है, मस्त तरीके से गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है उसको पूरा करना है इस साल। टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।